स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये फैसला सोनिया गांधी के पाले में डाल दिया है। गहलोत ने कहा है कि जयपुर में विधायक दल के बैठक के दिन की घटना ने उन्हें हिलाकर रख दिया। पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि वो सीएम बने रहना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के वफादार सिपाही है। सूत्रों की माने तो राजस्थान सीएम पर कांग्रेस हाईकमान 2 दिन में फैसला लेगा। रिपोर्ट देखें। तो मैंने तय किया है, अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की। ये बैठक करीब 1.5 घंटे चली। बैठक के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता। तो मैंने तय किया है, अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो कुछ हुआ उसके लिए वे काफी दुखी हैं। इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी से माफी भी मांगी। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं। चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो, एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा। आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। जब मौके पर मौजूद मीडिया ने गहलोत से पूछा कि क्या वे राजस्थान के सीएम बने रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला वो नहीं करेंगे, इसका फैसला सोनिया गांधी करेंगी। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान संकट को खत्म करने के जितने भी प्रयास कर रहा है, उतनी ही समस्याएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जहां दिल्ली में एक और सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की बैठक चल रही थी, तो वहीं जयपुर में सियासी हलचल तेज हो गई थी। अशोक गहलोत गुट के विधायक गोविंद राम मेघवाल ने धमकी दी कि अगर दूसरे गुट के नेता को सीएम बनाया गया तो हम सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने इशारों में सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ था जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे शख्स ने दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की थी। गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि अशोक गहलोत के अलावा किसी और गुट के विधायक को सीएम बनाया गया तो हम सभी इस्तीफा दे देंगे। मेघवाल ने कहा कि हम लोग मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार हैं। मेघवाल के बयान को हाईकमान पर दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल गहलोत गुट के विधायकों की इस तरह की दबाव की राजनीति के चलते ही हाईकमान और अशोक गहलोत के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। अब एमएलए कांग्रेस के इंडिपेंडेंट मेरे दोस्त हैं। राजस्थान के 200 एमएलए कांग्रेस बीजेपी के सब मेरे दोस्त हैं और मेरा एक संकल्प है, मैं मेरे किसी एमएलए साथी के खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा। अच्छा नहीं लगता मैं व्यक्तिगत बयान दूं। किसने क्या कहा आप उन्हीं से पूछें। आपको बता दें कि रविवार को राजस्थान में करीब 90 विधायकों के कथित इस्तीफे के बाद सियासत गर्मा गई थी। इन लोगों का कहना था कि अगर सचिन पायलट सीएम बनते हैं तो उन्हें ये मंजूर नहीं होगा। इस दौरान गहलोत समर्थक कहे जा रहे विधायक बड़ी संख्या में स्पीकर सीपी जोशी के आवास पर पहुंच गए थे। इधर विधायकों से मिलने का इंतजार कर रहे कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे बगैर बैठक के ही दिल्ली रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि इस सियासी घटनाक्रम के चलते गांधी परिवार खासा नाराज हो गया था। गौरतलब है कि कांग्रेस हाईकमान की रणनीति ये थी कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं और राजस्थान में किसे सीएम चुनना है इसका फैसला सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ दें। फिलहाल अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद चुनाव से अलग होने के बाद दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। तो गहलोत जी ने क्योंकि हाईकमांड से वफा दिखाई जयपुर में, तो अब ऐसा सुन रहा है
कि अशोक गहलोत का नाम है और अब एक दूसरे प्रॉक्सी प्रेसिडेंट को किया गया है दिग्विजय सिंह के रूप में। दिग्विजय और थरूर नामांकन के आखिरी दिन यानी 30 सितंबर को पर्चा भरेंगे। वैसे शुरुआती तौर पर मामला थरूर बनाम दिग्विजय नजर आ रहा है, लेकिन असल स्थिति 8 अक्टूबर को साफ होगी, जब नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो राजस्थान का पूरा सियासी ड्रामा राजधानी दिल्ली में है और दिल्ली में ये कहा जा सकता है कि पूरी राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो सामने आ रही है और ऐसे में अब वाकई देखने वाली बात होगी कि अशोक गहलोत की माफी क्या सोनिया गांधी को मंजूर होती है या फिर जो पायलट से मुलाकात होने वाली है उसके भी सियासी मायने निकाले जाते हैं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अशोक गहलोत दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते थे लेकिन दोनों हाथ खाली हो गए हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अभिमन्यु जी बहुत स्वागत है आपका भी। पीयूष पंत जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। पीयूष जी बहुत स्वागत है आपका। और राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के, बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अभिमन्यु जी आपके साथ करते हैं। अभिमन्यु जी, क्या दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश कर रहे थे अशोक गहलोत? अब दोनों हाथ खाली होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? अभिमन्यु जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। पीयूष पंत जी, आपका रुख कर लेते हैं। ये कांग्रेस आलाकमान के लिए कितनी गंभीर चिंता की बात है कि अशोक गहलोत को हटाना और अशोक गहलोत को कुर्सी पर वापस बरकरार रखना, दोनों ही क्या गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कितनी बड़ी चुनौती है। अगर ये कहा जाता है कि 2 दिन में फैसला हो जाएगा, तो ये कितनी बड़ी चिंता की बात है कांग्रेस आलाकमान के लिए? देखिए, ये बहुत ही बड़ी चिंता है और बहुत बड़ी चुनौती है, मैं तो कहूँगा, क्योंकि जो रास्ता उनको लग रहा था कि एक बहुत आसानी से वो कवर कर लेंगे कांग्रेस और कांग्रेस हाईकमान, वहाँ पे इतना ज्यादा ऐसा मोड़, अंधा मोड़ आ गया है जी कि अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उस रास्ते को वो तय करेंगे। क्योंकि जिस तरह से जो घटना हुई है जो राजस्थान में, और एक उस कैंडिडेट के मतलब ये कि उस कैंडिडेट के द्वारा जिसको की जो है पार्टी अध्यक्ष बनाया जा रहा था, और वही इस तरह घटना कर देगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं करी है, जो गलत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो नेता है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री है, तमाम उनके समर्थक जो विधायक है उन्होंने इस तरह की काम किया है, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो इससे एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि देखिए अब जो उनका जो ये था कि जो एक पार्टी के अध्यक्ष का पद में भी अब एक उनको दूसरे व्यक्ति को लाना पड़ रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह भी वो उनके करीबी है, जनपद के करीबी है, इसीलिए उनको कहा गया है कि नामांकन भरने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा पेच फंसेगा, आप देखिए, कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव है राजस्थान का, उसके अलावा लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में क्या गहलोत को हटाना क्या कांग्रेस के लिए मुनासिब होगा? फिर सचिन पायलट को कैसे समझाया जाएगा? क्योंकि असली पेच तो वहीं पे है, सचिन पायलट और जो है कि गहलोत के बीच की जो तनातनी है, उसको लेके सारी चीजें हुई है। अगर ये तनातनी नहीं होती तो मुझे लगता है कि वो ये स्थिति यहाँ नहीं पहुंचती, क्योंकि कहीं न कहीं जो है अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट जो है उनके उत्तराधिकारी बने, और ये कहीं उनको ये खबर लग गई थी कि जो है कि पूरी कोशिश हो रही है हाईकमान द्वारा कि जो है कि सचिन पायलट को जो है गद्दी सौंपी जाए। तो उनको ये था कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, और अगर मैं जीत भी आता हूँ तो भी जो है वो नहीं चाहते थे कि जो है कि राजस्थान की जो गद्दी है मुख्यमंत्री की, सचिन पायलट बैठे। ठीक है, तो ये इस तरह की तमाम चीजें हुई। बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती है सर, जिसका जिक्र आपने किया। बिल्कुल, एक बात और बता दूं, फिलहाल तो मामला टल गया है, लेकिन अब जो है कि बहुत बहुत बड़ा चुनौती आ रही है कि जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद को लेकर बहुत बड़ी चुनौती आ रही है कि अगर गहलोत को रखते हैं तब तो ठीक है, तो सचिन पायलट जा सकते हैं कहीं और, शायद बीजेपी में चले जाए वो, क्योंकि वो और पहले भी ऐसा प्रयास कर चुके हैं। और अगर नहीं तो फिर जो है बहुत मुश्किल होगा कि जो है कि
सचिन पायलट जो है कि तमाम लगातार जो है वो जो है कि परेशान करते रहेंगे आलाकमान को और अपनी बात को मनवाने के लिए जोर देते रहेंगे। अभिमन्यु जी बहुत आसानी से निकलना चाहता था कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस आलाकमान, लेकिन एक तीर से दो निशाने साधने के चक्कर में क्या लगता है वो तीर उन्हें खुद घायल कर रहा है क्या? अब जो हालात, अब जो स्थिति फिलहाल कांग्रेस के अंदर बनी हुई है, उससे राजस्थान की तो समस्या बड़ी हुई है ही, साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दुबे जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। देखिए, जब बोर्ड की मीटिंग हुई, विधायकों की जो मीटिंग हुई, हाँ। उसमें जो निर्णय लिया गया, मंत्री जी थे धारीवाल जी, और उसके बाद जो इशू बना, तो शुरुआत में जो चर्चा हुई उसके बाद में बाकी बातों पर अंदाजा लगाया जाने लगा। जब आला कमान तक बात पहुंची तो उसके बाद वो मामला शांत होने लगा और आज खुद गहलोत जी ने भी साफ कर दिया है और माफी तक मांग ली है कि वो जो विधायक दल की बैठक उनके यहाँ होती, उनकी जगह मंत्री जी के यहाँ पर हुई, उन्होंने माफी मांगी है। साथ में चुनाव लड़ने तक की उन्होंने जो उनके लिए अटकलें चल रही थी उसके लिए भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और ये भी कह दिया कि चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा इसको भी आदरणीय सोनिया गांधी जी तय करेंगी। तो अब सब कुछ सामने आ चुका है। इसके बारे में तो बहुत बातें जो थी वो अलग से ट्रायल भी चला है, मीडिया ट्रायल भी चलता रहा, अंदाजा भी लगाते रहे सब लोग, पर सब चीज सामने है। इस समय कांग्रेस पार्टी का फोकस भारत जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले कांग्रेस तो जोड़ लें। कांग्रेस जो है वो भिन्न भिन्न अलग अलग गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये भी है कि क्या सीएम पद पर अशोक गहलोत बने रहेंगे तो फिर सचिन पायलट का क्या होगा? क्या सचिन पायलट बनेंगे तो फिर अशोक गहलोत का क्या होगा? अगर इन दोनों में से कोई नहीं बनेगी तो तीसरा कौन सा चेहरा होगा? इसमें तो स्पष्टीकरण करिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी इससे अच्छा रोजगार के बारे में बात करे, उसके बारे में चिंता करे, महंगाई के बारे में चिंता करे, जो नफरत बढ़ाने के जो ये काम कर रहे हैं लगातार उसके बारे में चिंता करे। जो विदेश में जो छवि भारत की धूमिल होती जा रही है, 2000 के 1 लाख करोड़ से ऊपर के नोट अर्थव्यवस्था से इस समय गायब है, ये आरबीआई ने भी बताया, इसके बारे में चिंता करे। कांग्रेस पार्टी जो अपने अंदर हमारे घर के बीच की बात है उसको बैठ के सोल्व कर लिया है, और अब भाजपा के पास जो है वो मुद्दों की कमी है, चूंकि अब वो इन्हीं मुद्दों पर लगी रहेगी। शबनम जी कह रहे हैं अपने गिरबान में जाके दूसरों की टेंशन लेनी छोड़ दीजिए, देश कहाँ जा रहा है उसके बारे में चिंतन करें। देखिए नेहा जी, निश्चित तौर पे ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन इनका आंतरिक मामला जब सार्वजनिक हो जाए, डंके के चोट पे गांधी परिवार को चुनौती देने लगे राजस्थान में, और ये दिखा दे कि हाँ अब गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ गई इन्हीं के विधायकों द्वारा, इन्हीं के गहलोत जी द्वारा, जो कि उनके विश्वास पात्र और सबसे चहेते कहलाते थे। तो उस पर चर्चा अगर सार्वजनिक तौर पे हो रही है तो मुझे लगता है इनको पीड़ा होना, निश्चित तौर पे इन्हें पीड़ा होगी। पर अपनी पीड़ा ये किससे सुनाए, तो ये निश्चित तौर पे उसे भटकाने के लिए तमाम बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सार्वजनिक तौर पे गांधी परिवार को जो चुनौती दी गई है गहलोत के समर्थकों द्वारा, और ये कहीं से भी वो माफी मांगते हैं या कुछ करते हैं, पर अगर किसी के समर्थक इस तरीके से चुनौती देते हैं पर्यवेक्षक को आने के बाद, ये मुझे लगता है कि पहली बार कांग्रेस में हुआ है। जो इनके G23 थे उन्होंने पत्र लिखकर किया तमाम तरीके, लेकिन सार्वजनिक तौर पे किसी मीटिंग में इस तरीके का करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती उन गांधी परिवार के साथ पे है। और जो टूटती हुई कांग्रेस दिख रही है, उसकी टूटती हुई कांग्रेस की नैया कहाँ डूबने जा रही है, इसके भी आसार दिख रहे हैं। ठीक है राम प्रकाश पांडे जी, वाकई आप लोग भी समझते हैं कि एक बड़ी चुनौती दी है कांग्रेस आलाकमान को विधायकों ने? जी, ये एक बड़ा चुनौती दिया है विधायकों ने आलाकमान को कि अब वो किस तरह निर्णय लेंगे। हाँ। वैसे तो ये उनका आंतरिक मामला है, वो अपने आप जिस तरह से आंतरिक तो रहा नहीं ना, अब तो सार्वजनिक हो गया, जिसका जिक्र अभी शबनम जी कर रही थी। जो कि उनके दल की बात है, दल पर तो हम विशेष टिप्पणी नहीं दे सकते, किंतु एक चुनौती बहुत बड़ी आ गई है, इसे किस तरह से वो संभालेंगे। नहीं, आप लोगों को लगता है कि क्योंकि थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं आप लोग और कहते हैं कि कांग्रेस की भूमिका उसमें अहम है, हालांकि ममता बनर्जी तो इससे इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन क्या आपको लगता है कि
जो कांग्रेस अपने ही अंदरूनी मामलों में इतनी उलझी हुई नजर आ रही है, वो बाकी पार्टियों का कैसे सपोर्ट करेगी, कैसे उन्हें आगे लेके जाएगी? ये सही बात है आपका कि कांग्रेस में जो जिस तरह से अब आपसी कला पैदा हो जा रहा है, तो वो थर्ड फ्रंट के बाकी पार्टियों को लेके चलना उनके लिए थोड़ा दिक्कत तो होगा। तो ममता बनर्जी की राहें थोड़ी आसान दिखाई दे रही है आपको? हाँ, मुख्यमंत्री ने, ममता बनर्जी ने पहले ही बता दिया था कि यूपी अब रहा कहाँ। तो अब क्या बनने वाला है? अब क्या बनने वाला है? आपको तो लग रहा है कि कांग्रेस तो अपनी अंदरूनी कले से ही जूझती जा रही है, तो कौन सा तीसरा फ्रंट बना रही है ममता बनर्जी? देखिए, वो तो अब देख ही रहे हैं कि जितने भी आंचलिक दल है वो सामने आ ही रहे हैं। हाँ। तो थर्ड फ्रंट में कांग्रेस को छोड़ के भी बन सकता है। और कांग्रेस अपने समस्या को अगर समाधान करता है और सीट सुचारू रूप से आगे लगता है तो फिर साथ में रहेगा कांग्रेस। ठीक है, अभिमन्यु जी ये कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी में आला कमान को सीधे सीधे चुनौती दी। इससे पहले भी हमने देखा, देखिए आवाज तो उठती रही है, लेकिन एकदम विधायकों की बैठक बुलाई जाती है, विधायक उस पर नहीं पहुंचते हैं और उसके बाद आके सीधे सीधे माफी मांग ली जाती है अशोक गहलोत की तरफ से। वो जानते हैं कि देखिए समस्या उनकी तरफ से हुई है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। माफी मांगी, लेकिन क्या ये माफी मिलेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, परिवार है कांग्रेस पार्टी। यहाँ अडवाणी नहीं बनाया जाता। नहीं तो कहते हैं कांग्रेस परिवार नहीं, गांधी परिवार है। उसे बैठकर सोल्व किया जाता है। गांधी, आप कह रही हैं गांधी परिवार है? नहीं, मैं नहीं कह रही, विपक्ष कहता है। लेकिन देखिए, दूसरी पार्टियां कहती है। जिस तरह से विधायकों ने अपनी बात रखी, वहाँ कुछ मंत्रियों ने अपने बयान भी दिए। एक एंटनी जी की अनुशासन समिति ने उसकी जो रिपोर्ट देगी उस पर कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे? लेकिन निश्चित तौर पर वो जब आ जाएगी उनके पास पूरी रिपोर्ट, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कितना दिन लेकिन जहाँ तक हम ममता जी के बारे में बात करें, ये जहाँ गई, अभी नीतीश जी के पास गई, नीतीश जी इनके जो धुर विरोधी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें सीताराम येचुरी जैसे मिले हैं, डी राजा जी से मिले। तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी, बिना कांग्रेस पार्टी के कोई भी विपक्ष का गठबंधन नहीं चल पाएगा। 12 करोड़ वोटरों का भरोसा कांग्रेस पार्टी के साथ है। बड़ा दिल कांग्रेस लेकिन पार्टी, कार्यकर्ता इतना भरोसा क्यों नहीं कर पाते? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो क्यों नहीं कांग्रेस पे भरोसा कर पा रहे हैं? ये जो सवाल है वो बहुत अहम हो जाता है, इसलिए क्योंकि कहाँ नहीं कर पा रहे हैं। आप देखें, राजस्थान में नहीं कर पा रहे हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात है? अभिमन्यु जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आप देखिए, राहुल जी के साथ पद यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं। नहीं, तो हमारी सरकारें भी नहीं। मैं कह रही हूँ, ये गोविंद राम मेघवाल कह रहे हैं, सुन लीजिए आप, गोविंद राम मेघवाल कह रहे हैं हमारे गुट से अगर कोई सीएम नहीं बना तो हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। सर ये गुटबाजी, ये खेमेबाजी जो हो रही है कांग्रेस में, अनुशासनहीनता जिस स्तर की है उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, इंटरनल मैटर, अनुशासन समिति और के अध्यक्ष हमारे पास अनुशासन समिति है जिसके अध्यक्ष है आदरणीय एंटनी जी, वो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। जिस हिसाब का उनका अनुशासनहीनता उस हिसाब की कार्रवाई होगी। बयान आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, बयान पे बयान आ रहे हैं, आप कह रहे ये जब तक कार्रवाई होगी तब तक कांग्रेस को कितना डैमेज हो जाएगा, इसका अनुमान है क्या कांग्रेस पार्टी को? देखिए, हम बिल्कुल सिंपल बात कर रहे हैं, कहीं पे भी अनुशासनहीनता हुई है जो कि पहले थी, अब तो सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी। अंदाजा सारे विधायकों का भरोसा, देखिए विधायकों का विरोध कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से नहीं है। अगर वो अनुशासनहीनता होती तो अलग गुट, अलग दल कल तक तो आप उस बात को भी अनुशासनहीनता की कैटेगरी में नहीं रख रहे थे जो विधायकों ने किया। के लिए है अशोक गहलोत खुद माफी मांग रहे, तब भी आप नहीं मानते हैं। बीच का मैटर है, अब वो खुद क्या करेंगे? अगर उनकी अनुशासनहीनता होती तो वो तो पार्टी छोड़ के गुटबाजी हो रही है, ये तो मान रहे हैं ना आप। जब देखिए, कहाँ गुटबाजी नहीं है, किस दल में गुटबाजी नहीं है? अभी देखिए, गडकरी जी को बाहर कर दिया इन्होंने पार्लियामेंट से वोट, कहाँ गुटबाजी नहीं है? आप देखिए, राजनाथ सिंह जी का हाल देख लीजिए, कहाँ गुटबाजी नहीं है? कि सैनी जी को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी चाह रहे कि उनकी वजह से उनके ऊपर आरोप न लगे, वो हटवा नहीं पाए, कहाँ गुटबाजी नहीं है? हर दल में गुटबाजी है, हर दल में छत्रपों का राज है, लेकिन सब मिलजुल कर काम करते हैं। हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में पूर्ण तौर पे पारदर्शिता है, एक परिवार है। यहाँ आडवाणी जी, यहाँ कल्लाद मिश्र, यहाँ मुरली मनोहर जोशी जैसा हाल नहीं किया जाता। गुटबाजी तो है ना,
पायलट गुट अलग है, अशोक गहलोत गुट अलग है, इस बात से तो इनकार मत देखिए, कीजिए। जब राजनीति करते हैं, छत्रप होते हैं, तो उनके साथ लोग जुड़े होते हैं और उनके साथ विधायक सांसद भी होते हैं बड़े नेताओं के साथ, तो वो गुट नहीं होता, वो सबका मेन उद्देश्य ये तो कह रहे जो हैं ना गुट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी ये तो नीति कह रहे में हैं ना चलने गुट का है। होता है। ये तो कह रहे हैं गुट है। गुट तो हर जगह होते हैं। हाँ, तो आप लेकिन आपकी जिस पार्टी तरह में से भी है ना, आप कह उस रही बात को हैं, तो स्वीकार कर जिस लीजिए। तरह आप से घुमा फिरा आप के कह बाकी रहे हैं, सारी बातें देखिए, स्वीकार कर रहे हैं। जिस तरह से आप कह रही हैं, उस तरीके के गुट किसी भी दल में कामयाब नहीं हो किस पाते। तरीके के गुट आला कह रही हैं? कमान के खिलाफ कोई गुट कभी किसी दल में कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन जब राजनीतिक छत्रप होंगे तो उनके अपने अपने गुट, अपने लोग होंगे, ये निश्चित तौर पे होंगे। तो जिस कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इतने फ्रंट खुल गए हैं, वो थर्ड फ्रंट बनाने में क्या मदद करेंगे? क्योंकि और जितनी भी पार्टियां हैं वो रीजनल पार्टी है, पूरे देश में उनकी कोई साख नहीं है। तो जनता जानती है कि ऐसे फ्रंट बनाने से कहीं ना कहीं अस्थिर सरकार बनेगी। तो जनता पहले ही मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार ही एक मजबूत सरकार दे सकती है। दूसरी बात, ये कहते हैं सचिन पायलट का नाम ये कहते हैं आडवाणी जी का नाम लेते हैं, मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लेते हैं, तमाम लोगों का नाम लेते हैं। और मैं तो कहती हूँ उनके सामने आप देखिए, आपके युवा सचिन पायलट को तो आपने एक तरीके से किनारे किया हुआ, और यही किनारे आपने बहुत से ऐसे युवा नेताओं का किया जो कि आपकी पार्टी छोड़ कर चले गए। तो आप आडवाणी जी की चिंता छोड़ दीजिए, पहले अपने युवा नेताओं को देखिए। और गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी की तो आप चिंता करिए ही नहीं, वो तो देश के यूनियन मिनिस्टर हैं, बड़े ओहदे पे हैं। उनको किसी चीज से कौन निकाल रहा कौन हटा रहा वो छोड़ दीजिए। वो एक बहुत ही ताकतवर और सक्षम नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अब दूसरी बात, गुटबाजी पे आप बार बार कहते हैं कि नहीं गुटबाजी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी गुटबाजी हो रही है कि जो आपके अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, उनके प्रस्ताव को विधायक मानने से मना कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गुटबाजी दिख रही है, और इस गुटबाजी ने कहीं ना कहीं गांधी परिवार के सामने एक चुनौती रख दी है कि अब गांधी परिवार जो निर्णय लेगा उस पर राजस्थान में चुने हुए विधायक गुटबाजी करके उसकी बगावत भी कर सकते हैं। गहलोत जी जरूर माफी मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सचिन पायलट की खिलाफत कर रहे हैं, ये उनकी गुटबाजी में दिख रहा है। उसको किसी को समझाने और बताने की जरूरत नहीं। आप जाके अपने आला कमान से पूछिए, जो चिंता और चुनौती की लकीर उनके माथे पे है वो साफ तौर पे पूरी जनता, पूरे चैनल्स को दिख रहा है। ठीक है, रामप्रकाश पांडे जी, जिस कांग्रेस आलाकमान का आदेश निर्देश उनके ही नेता, उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही विधायक नहीं मान रहे, क्या वो इतने मादा रखते हैं कि वो तमाम और पार्टियों को साथ में लेके चले? क्या कांग्रेस पार्टी के और भी जो तमाम पार्टियां वो सुनेंगे? इनको प्रमुख बना के आगे बढ़ाया जा सकता है क्या? देखिए, ये तो हमने शुरू से बोला है कि हम कांग्रेस को सामने लेके, वो तो पोजीशन होकर वैसे शबनम जी जिस तरह से कह रही हैं, तो 3 सांसदों से ही आज भारतीय जनता पार्टी इतना आ गई, तो उससे ज्यादा सांसद आज तृणमूल कांग्रेस के पास अभी भी है। तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? 2 सांसदों 2 सांसदों से आगे बढ़ी है। तो इतना नहीं है, जनता के ऊपर है। आज देश की जो परिस्थिति है वो आंचलिक दल भी एक साथ जुड़ के आगे आ सकते हैं, क्योंकि जनता को इस समय में तो जो उन्होंने वादे करेगी क्या उन तमाम पार्टियों का? इतनी ताकत दिखती है आपको कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी में ताकत क्या है, तो थोड़ी बहुत उनकी आंतरिक कला अगर वो मिटा ले तो ठीक है, वो भी आ सकते हैं सामने। उनका वो अपना अंदरूनी मामला है, उसे अगर वो रेक्टिफाई कर लेते, ठीक कर लेते तो सामने आएंगे ही। ठीक है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है पीयूष जी, क्योंकि अगर हम देखें तो क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसका मंचन किसने किया है? कौन है इसके मंचन के पीछे? क्या अगर अशोक गहलोत आसानी से सीएम की कुर्सी छोड़ देते तो क्या नहीं लगता कि ये पूरा मामला बहुत जल्दी ही सुलझ जाता और आलाकमान के लिए भी दिक्कतें नहीं होती? देखिए, सैक्रिफाइस पीयूष जी से सवाल है। पांडे जी, मैं लौटती हूँ। और मिसहैंडलिंग मुझे लगता है कि जो ऑब्जर्वर गए हैं, जो वहाँ के प्रभारी हैं, खासकर अजय माकन जो हैं, उनसे बहुत बड़ी मिसहैंडलिंग हुई है। और मैं तो ये कहूँगा कि अजय माकन, आपको याद होगा कि पंजाब वाले मामले में भी वही थे जो गए थे, और वहाँ भी उन्होंने जो है सुलझाने के बजाय जो है पूरा उलझा दिया, और कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल हो गया वहाँ पे।
तो अजय माकन मुझे लगता है अभी उतने मेच्योर नहीं है कि वो जो है इस तरह की चीजों को, जहाँ पे दो लोग आपस में मनमुटाव होता है, और यहाँ पे बहुत आज का मनमुटाव नहीं है। 2020 में हमने देखा था जब सचिन पायलट चले गए थे, रेबल होके गए थे, उसके पहले से ही जो है कि ये सचिन पायलट और जो है अशोक गहलोत के बीच जो है 36 का आंकड़ा लगातार चल रहा है, और वो है तो इसको हैंडल करने के लिए बहुत ही सेंसिटिव मैच्योर आदमी की जरूरत थी। मुझे लगता है यहाँ पे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो गच्चा खा गया, या कहें या उसने गलती कर दी, क्योंकि अजय माकन को पंजाब में भी हमने देखा बहुत मैच्योर तरीके से वो डील नहीं कर पाते। एक तो वो दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव होकर जाते हैं, और राज्यों में किस तरह का कल्चर है, किस तरह के लोग हैं, ये वो नहीं जानते। सबसे एक जो शिकायत वहाँ बहुत से राजस्थान के बहुत से एमएलए ने करी कि जो है कि अजय माकन एक्सेसिबल नहीं थे, जिनसे आप बातचीत नहीं कर सकते थे। और यही आरोप जो लगता है कि यहाँ राहुल गांधी के ऊपर भी लगता है। तो जो दिल्ली का कल्चर है कांग्रेस का, वो लेके वो वहाँ गए। तो ये किसी भी आप राज्य में जाइए तो वहाँ का अलग कल्चर होता है, वहाँ पे हर कोई मिलता जुलता है, अपनी शिकायत करता है। न उन्होंने वहाँ जाने से के बाद जो है कि एमएलए की जो है ये उससे बात करके पता किया कि उनकी मंशा क्या है। यहाँ से फरमान लेके गए सचिन पायलट का नाम कि उनको बनाना है, और वो सीधे पहुंच गए पर्ची लेके वहाँ पे। तो मुझे लगता है मिस हैंडलिंग हुई है। दूसरी बात देखिए, ये बात तो सही है कि जो अशोक गहलोत है उनका मन जो है वो बसा हुआ था चीफ मिनिस्टर के पद की कुर्सी पे वहाँ राजस्थान में, वो छोड़ना नहीं चाहते थे। आपने भी देखा होगा लगातार वो कहे थे मैं राहुल गांधी को मना लूंगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं अध्यक्ष बन जाता हूँ फिर भी मैं चाहूंगा कि मुझे ये मौका दिया जाए कि मैं वहाँ का मुख्यमंत्री बना रहूं कुछ समय के लिए। तो कहीं न कहीं उनका मन वहाँ फंसा हुआ था। तो इसको समझने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। और दूसरी बात जो है, देखिए केंद्रीय नेतृत्व एक गलती और करी है, जो मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि जो है कि उन्होंने अशोक गहलोत से ये कह दिया कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा नॉमिनेशन फाइल करने से पहले। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा ऐसा मूव था, या ऐसी बात थी जो कहीं न कहीं आशंकित कर गया जो है अशोक गहलोत को कि अब जो है कि सचिन पायलट को लाने की तैयारी हो रही है, और अगर मैं हार गया, मान लीजिए मुझे हरा दिया गया, तो मैं कहाँ रहूंगा, ना इधर रहूंगा ना उधर रहूंगा। तो ये दो तीन चीजें मिल के जो है ये पूरी सीन तैयार हुई है। इससे ये है कि उनका तो और जो एक मैच्योरिटी है वो कहीं नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल अभिमन्यु जी, जिस बात का जिक्र अभी पीयूष जी कर रहे हैं, क्या वो मैच्योरिटी मिसिंग थी और गलत व्यक्ति के हाथ में बड़ी कमान दे दी गई क्या, और उसे वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए क्या? ये एक बहुत अहम सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मंत्री मेघवाल और राठौर ने भी ये कहा कि देखिए राजस्थान कांग्रेस के जो प्रभारी है अजय माकन, वो जो है वो पायलट से मिले हुए हैं, गद्दारी का आरोप लगाया उन पर। तो इस तरह के जो कहीं ना कहीं जो संशय था वो धीरे धीरे बढ़ता इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया उसके अंदर। क्या ये गलत व्यक्ति के हाथ में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई जो ठीक से टैकल नहीं कर पाए? देखिए, अभी पंत साहब ने राहुल गांधी जी के लिए भी कहा कि उनसे मिलना मुश्किल है। हम कह रहे हैं आप जाइए, भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग रोज मिल रहे हैं। माकन जी की जहाँ तक बात है वो भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। आप कितनी बार मिले राहुल गांधी से, बताइए ना। जहाँ तक विधायकों की बात है, देखिए राहुल गांधी से कितनी बार मिले, बताइए। विधायकों की बात है, जो उनको अपनी बात कहनी है, अब उनके बीच में कोई नहीं है, वो और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, और उनके बीच में इस समय कोई नहीं है, ना कोई प्रभारी है ना महासचिव है, इस समय कहीं कोई नहीं है बीच। और आपस में जो भी शिकायतें होती है, देखिए हर जगह कुछ ना कुछ बातें जरूर रही, लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि एक्सेसिबल नहीं। आप मोदी जी से नहीं मिल सकते जाकर, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लोग कहते हैं, यहाँ तक कि सांसद भी कहते हैं उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? राहुल गांधी जी से मिलना, तभी तो मैं कह रहा हूँ, कहते हैं मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं, फिर लोगों से क्यों नहीं मिलते? लाखों लोग मिल रहे हैं रोज, पदयात्रा कर रहे हैं, सबसे आसान है। आज से पहले की बात बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कितनी बार राहुल गांधी से मिले? वो तो लगातार आप बताइए ना अभिमन्यु जी, कितनी बार राहुल गांधी से मिले हैं? हम तो मिलते रहते हैं। कितनी बार? पार्टी के प्रवक्ता भी है, तो हम तो मिलेंगे, लेकिन आम कार्यकर्ता भी मिलता है। देखिए मिलने के तरीके हैं, हम वहाँ समय लेते हैं, फिर वहां से फोन आता है, बुला लिया जाता।
रोज लोग मिलते हैं जिस समय उनका मिलने का शेड्यूल रहता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस पार्टी में। अंदाजा लगा रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं पूर्ण तौर पर उसमें सच्चाई नहीं है। जी देश के नेता बेचारे कह के कहीं छोड़ के चले गए कि कांग्रेस आलाकमान जो है वो मिलने का वक्त नहीं देता। सोनिया गांधी मिलती नहीं है, राहुल गांधी मिलते नहीं है, प्रियंका गांधी मिलती नहीं है। आप कह रहे हैं उन तो मिलते रहते हैं। मैं कार्यकर्ताओं के बारे में बात कर जी को बुलाते होंगे मिलने के लिए। उनकी मर्जी है कि वो मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए। वही बात है ना सर, उनकी मर्जी से ही तो चलता है ना। वही हम चीज कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की, नेताओं की मर्जी नहीं है कि राहुल गांधी मिले या ना मिले। पीयूष पंत जी भी उसी बात को कह रहे हैं। अब आपने खुद ही इस बात को स्वीकार कर लिया। आसानी से मिल लेता है। अब जो बड़े नेता है उनको कब मिलना है, कैसे मिलना है, समय तो सोनिया गांधी जी देंगी, समय तो राहुल गांधी जी देंगे ना, वो कब मुलाकात करना चाहेंगे उनसे। ठीक है, शबनम जी कुछ कहना चाह रही थी। शबनम जी बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति आज हुई है, जो दयनीय स्थिति हुई है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को दो चार होना पड़ा, उसका पूरा श्रेय गांधी परिवार को जाता है। जो नहीं मिलने वाली बात है, आज जितने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उन सब ने एक सुर से अलग अलग समय पे यही बयान किया कि राहुल गांधी जी से मिलना मुश्किल है, उनकी अनदेखी की गई। और शायद कहीं ना कहीं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर भी जो ये इतनी पॉलिटिक्स हो रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसके पीछे भी गांधी परिवार है, क्योंकि वो अपने चहेते को रखना चाहते हैं और उनके एक बड़े चहेते ने अपना असली चेहरा उससे पहले दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं आज स्थिति कांग्रेस पार्टी की गांधी परिवार से जो खराब हुई है, तो गांधी परिवार की भी स्थिति आज उनकी ही करनी से खराब हुई है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए वो किसी और को दोष देंगे। और जहां तक कह रहे हैं अभिमन्यु जी, आप लोगों ने भी परिवारवाद, गांधी परिवार रह के कम निशाना नहीं साधा, और यही वजह है कि वो भी अपने परिवारवाद की छवि से उभरना चाहते थे, तब भी आप उभरने नहीं दे रहे हैं। परिवारवाद तो भाजपा में इतना ज्यादा, राजनाथ सिंह के बेटे विधायक है। व्यवस्था आप देखिए ना, कल्याण सिंह के बेटे और पोते तक विधायक मंत्री, सांसद। भाजपा की तो बहुत लंबी लिस्ट है परिवारवाद की। सुन लीजिए, देश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का अगर कोई कहता है कि हमारी पार्टी में है, तो फिर ये परिवारवादी जो तरीका है, जो आपकी परिवार तंत्र है, इस पे तो कुठाराघात हो गई। और देखिए, सपा में भी इसी बात पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि ना इनके प्रदेश अध्यक्ष छोड़िए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब से है पर एक ही परिवार के, किसी और को बैठा। धीरे धीरे देश के सभी परिवारवादी पार्टियों पे ये प्रश्न उठेगा। दल जो है भाजपा, इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है मैडम, इतनी लंबी लिस्ट है। कल्याण सिंह के लड़का, बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा, देखिए आप देखिए मंत्रिमंडल में आप कितने बड़े बड़े नेता आपके उसमें बैठे हैं। यशवंत सिंह, कितने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। आप देखिए, थोड़ा झाँक तो लीजिए अपने चुनाव जीत के आए अभिमन्यु जी, इस बात को स्वीकार करिए। चुनाव जीत के आए सारे। रीता बहुगुणा की बेटी, देखिए ये परिवारवाद है कि नहीं ये परिवारवाद। अभिमन्यु जी आपकी पार्टी में थे तब नहीं बोला? आपकी पार्टी में थी रीता बहुगुणा जोशी, तब नहीं बोला? बताइए ना, आपके कितने पूरा परिवार उनका राजनीति में, तब नहीं बोलते आप? अभिमन्यु जी सुन लीजिए, परिवारवाद की प्रमोद महाजन की बेटी आपके दल में, अनुराग ठाकुर कौन है? क्या गली से निकल के आया है, गांव से आया है क्या अनुराग ठाकुर? कहाँ से आए हैं वो? अनुराग ठाकुर कौन है मैडम, आप बताइए थोड़ा। ठीक है पीयूष पंत जी, परिवारवाद से उभरना कांग्रेस पार्टी के लिए क्या भारी पड़ गया? अभी तक राजनीति होती रही, जो बाकी नेता थे, गुलाम नबी आजाद भी देखिए बोलते रहे कि देखिए अब जो अध्यक्ष पद का चुनाव है वो जल्दी से जल्दी कराना चाहिए और वो भी निष्पक्ष तौर पे कराना चाहिए। जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो भी निशाना साधते रहे। अब क्या ये परिवारवाद से ऊपर उठना गांधी परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है क्या? देखिए, अब तो पूर्ण तौर पे पारदर्शिता है। इसको भी निश्चित रूप से देखिए, ये बात लगातार उठती रही है, जब भी उठती है तो ये बात मैं भी कहता हूं कि देखिए, गांधी परिवार वो है, एक चुंबक है जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है जुड़ी रहती है, और अगर आप गांधी परिवार को हटा देते हैं तो वो बिखराव की तरफ बढ़ती रही है। ये बहुत से इसके उदाहरण हैं। और क्योंकि एक लंबे समय से जो है कांग्रेस का शासन चल रहा है,
आजादी के पहले से कांग्रेस पार्टी का वजूद है और तमाम अध्यक्ष उसमें आए हैं और गांधी परिवार के कई लोग उसको जो है कांग्रेस में आए हैं, तो इससे निश्चित रूप से एक उनके प्रति जो है कांग्रेस के अंदर कहीं न कहीं जो है एक समर्थन का भाव है वहाँ पे। लेकिन ये भी आप मानेंगे कि नेतृत्व तो हमेशा से कमजोर रहा है कांग्रेस पार्टी का, कि आज ये स्थिति है। देखिए बड़े बड़े और सीनियर लीडर छोड़ के जाते हैं। ममता बनर्जी भी कांग्रेस पार्टी से निकली हुई हैं। शरद पवार की अगर हम बात करें या फिर हम गुलाम नबी आजाद की बात करें, अभी अपनी पार्टी उन्होंने गठित कर दी है। कैप्टन जो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि कांग्रेस से निकले हुए हैं, उनको बांध के नहीं रख पा रहा है नेतृत्व। तो ये नेतृत्व की कमजोरी है क्या? देखिए, नेतृत्व की कमजोरी तो है थोड़ी बहुत, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ समय की कमजोरी है। जिस तरह का नैरेटिव हमारे देश में चल रहा है, आज कांग्रेस वो फाइट नहीं कर पा रही है। जिस तरह से बीजेपी ने जिस तरह का नैरेटिव पूरे देश में चला रखा है और उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास अभी उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव वो कांग्रेस चाहती भी नहीं है। वो सांप्रदायिक नैरेटिव जो चला रखा है और हिंदुत्व की जो बात चली है, वो उसकी वजह से कांग्रेस के जो कांग्रेस चूंकि डिक्लाइन पे है, इसलिए देखिए सब छोड़ के जा रहे हैं। अगर वही कांग्रेस जीतती होती, आज भाजपा में भी वही स्थिति है। लोग असंतोष भाजपा में बहुत है, लेकिन चूंकि भाजपा जीत रही है इसलिए वो लोग अभी जुड़े हुए हैं। उनका भविष्य की अभी तो हमारा जीवन राजनीतिक जीवन है यहाँ पे, क्योंकि हम जीत भी सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में लगता है कि जीतना बहुत मुश्किल हो रहा है, इससे छोड़ के जा रहे हैं। अगर कांग्रेस जीतना शुरू कर दे तो देखिए यही लोग जो है वापस आएंगे या यही लोग चुपके रहेंगे। तो मुझे लगता है एक नैरेटिव जो बदल गया है 2014 के बाद से, खासकर 2016 के बाद से, उसको लेकर जो है कि कांग्रेस को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में जब कांग्रेस डिक्लाइन की तरफ जा रही है तो बड़े बड़े नेता हैं जो अपने लिए कहीं न कहीं भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। और इस तरह का हम देखें तो ये भी एक अहम वजह है सर कि कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहा है। अशोक गहलोत जैसे नेता वो चाहते हैं कि देखिए हम सीएम बने रहे एक राज्य की कमान तो कम से कम हमारे हाथ में रहे। अध्यक्ष बन के कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे या फिर कांग्रेस को बहुत ऊपर नहीं लेके जा पाएंगे, जो हालात फिलहाल कांग्रेस के भी दिखाई दे रहे हैं। जी नेहा जी, पीयूष जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, पर उन्होंने जो कहा गांधी परिवार एक चुंबक की तरह है कांग्रेस पार्टी के लिए, उससे अब इनकार करती हूँ। हाँ, इंदिरा गांधी के समय इस तरीके का रहा होगा, राजीव गांधी जी के समय, लेकिन आज वो चुंबक की तरह काम नहीं करते। ये तमाम नेताओं के छोड़ने से साफ तौर पे पता चल गया। जो आंतरिक कलह दिख रहा है, जो कि पार्टी के बाहर मंचों से दिख रहा है, ये सब इस बात को बता रहा है कि उनका विश्वास गांधी परिवार से खत्म हो गया है। दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि आज जो सांप्रदायिकता चल रही है, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण को हम सेक्युलरिज्म कह सकते हैं? मुझे लगता है कि नहीं। और जिस तरीके से शाह बानो के केस ने उदाहरण दिया कि तमाम मुस्लिम सांसदों को बनाने के बाद पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की बातों को पलट दिया गया, इसने एक खाई पैदा किया हिंदू और मुस्लिम के बीच में और मुस्लिम महिलाओं। ये खाई 2014 से पहले तो नहीं दिखाई दे रही थी। तीसरी बात, अध्यक्ष बनने से क्यों घबरा रहे हैं इनके नेता, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष बनने से इनके नेता इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि पर्दे के पीछे से राहुल गांधी के मनमाने फैसलों से उनकी दुर्गति होगी, ये सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री बनने को सब तैयार है, लेकिन अध्यक्ष बनने से इसीलिए घबराते हैं कि जो आज दुर्गति कांग्रेस पार्टी की है वो राहुल गांधी जी के मनमाने फैसले अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष न बनकर भी थोपे जाते हैं, और वही थोपे जाएंगे उन अध्यक्षों के ऊपर। वो जानते हैं कि उनकी दुर्गति होनी है, इसलिए हर कोई अध्यक्ष बनने से कांग्रेस पार्टी से घबरा रहे हैं। ठीक है अभिमन्यु जी, ये बात तो न सिर्फ शबनम पांडे जी, तो गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि देखिए भले ही अध्यक्ष ना हो राहुल गांधी, लेकिन फैसले सारे वही लेते हैं। तो ऐसे ही रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष चाहिए क्या आपको? इसलिए अशोक गहलोत को आगे किया जा रहा था क्या? देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं पहले भाजपा के बारे में आपके ही नेता रहे हैं गुलाम नबी आजाद, जो इनके दल रहे हैं। देखिए जदयू जनता दल यूनाइटेड इनसे अलग हो गया, एमडीएम के, डीएमडी के, अकाली दल, कितने दल इनसे अलग हो चुके हैं, शिवसेना अलग हो चुकी है। आज को छोड़िए ना, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करिए ना, आपके नेता आपकी पार्टी को मौका है चुनाव लड़ने का, जिन्हें मौका है चुनाव लड़ने का वो लड़ लें। अब जनता भी तो देख रही है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देख रहा है कि 8 साल कौन सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। जब पार्टी को, जब देश को जरूरत थी इन बड़े नेताओं की, ये कहां थे? तो ये कार्यकर्ता भी सवाल करता है। अति महत्वाकांक्षी जो लोग हैं वो जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि
कहीं ये जांचों से डर रहे हैं, कहीं भाजपा लॉलीपॉप वो कह रहे हैं कि रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष चाहिए, इसलिए अशोक गहलोत पसंद थे आप लोगों को। भाजपा तो कांग्रेस पार्टी के 104 सांसद है जो कांग्रेस को भाग के लेकर आए। इनके पास अपना कहीं कुछ भी नहीं है, इनके पास अपना कोई लीडरशिप नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी से कोई सपा से कोई बसपा से उठा के लाए हैं लोगों को। कह रहे बंधुआ मजदूर चाहिए आप लोगों को, बंधुआ मजदूर बन के कोई राजनीति नहीं करना चाहता। अध्यक्ष आपको ऐसा चाहिए कि जो बंधुआ मजदूर बन के काम करे, जी सर करता रहे। कोई जानता ही नहीं नड्डा जी कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वहाँ तो जो भागवत जी चाहेंगे, जो आरएसएस कैसे बने आप बता दीजिए, जो आरएसएस आप चाहेगी वहाँ पर वो होगा। आप देखिए वहाँ क्या परिवारवाद नहीं है। चितपावन ब्राह्मणी वहाँ संचालक बनता है, चितपावन ब्राह्मण ही वो बनता, ना कोई पांडे जी बन सकता है, ना पंत जी बन सकता है, ना त्यागी जी, ना मिश्रा जी, ना चौबे जी, ना दुबे जी। सिर्फ वहीं कहीं चितपावन ब्राह्मण वही बनेंगे बस। तो वहाँ परिवारवाद नहीं है क्या? आरएसएस के जो इनका मठ बना हुआ है भाजपा का, वो नागपुर में मठ है। आप बताइए मैडम, थोड़ा बता दीजिए, वहाँ कभी पांडे जी कोई क्यों नहीं अध्यक्ष बन सकते? नहीं तो कह रहे हैं ना कि चलिए ठीक है, अगर संघ परिवार का जिसपे आशीर्वाद होता है वो बनता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कम से कम रिमोट से चलने वाला तो नहीं होता। वो कौन सा परिवारवाद है कि वो वहाँ चितपावन ब्राह्मण ही उसका मठाधीश बनेगा? इनका जो गोरखपुर का एक मठ है, एक तो नागपुर का मठ है, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इससे पहले नागपुर का जो मठ है उसके बारे आपसे सवाल जब पूछा जाता है कांग्रेस के बारे में, आप चले जाते हैं मठों पर, आप चले जाते हैं आरएस में। नहीं, गलत बात है ना सर। चतुर्वेदी कोई क्यों नहीं बन सकता वहाँ पर? आप बताइए, ये कौन सा बात है? परिवारवाद नहीं है क्या? आप देखिए यहाँ तो चुनाव लड़ा जा रहा है, परिवार आप देखिए यहाँ पे चुनाव है, पूरी पारदर्शिता है और पूरी पारदर्शिता, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे जीते ही सो, चाहे इसके अलावा और कोई लोग हो जिनके मन में इस समय है वो चुनाव। समझिए अभिमन्यु जी समझिए, सवाल ये है कि कह रहे हैं कि देखिए इनको रिमोट से चलने वाला चाहिए, जो बंधुआ मजदूर बन के राहुल, सुनिए पहले ये कह रहे हैं कि बंधुआ मजदूर चाहिए जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाँ में हाँ मिलाए, जी सर मैडम सर करते रहे, वो आगे बढ़ता रहेगा, करता रहेगा। इनको अपने फैसले थोपने वाला अध्यक्ष नहीं चाहिए। इनके दल में चूंकि यही है, वहाँ तो जो मोदी जी और शाह आप कह देंगे वही होगा, तो इसलिए वो थोपना चाह रहे हैं कांग्रेस पर। वहाँ तो सांसदों तक की नमस्ते नहीं लेते हो मंच पे जाके, शिकायत करते हैं। आप देखिए कितना बुरा हाल है, सांसद कुछ नहीं कर पाते हैं, विधायकों की चलती नहीं है, रोते हैं। पांडे जी ऐसा है क्या? रिमोट से चलने वाला प्रधानमंत्री देने की बात की गई थी कि रिमोट से चलने वाला प्रधानमंत्री है देश में, मनमोहन सिंह को कहा था, और अब कह रहे हैं कि रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष चाहिए इन्हें। क्यों जिस तरह की पोजीशन भाजपा के केंद्र में आने के बाद बनी है, उस समय लड़ने की जो ताकत चाहिए और जिस तरह से लड़ना चाहिए वो शक्ति कांग्रेस के पास नहीं है। इसीलिए इनके कुछ लीजिए, अभी छोटी छोटी पार्टियां जो है, राज्य की पार्टियां, ये आप लोगों पे आवाज उठा रही है, सवाल उठा रही है। ममता जी तो आरएसएस की भी तारीफ करने लगी थी पिछले दिनों, वो तो उनके मन में घबराहट है क्योंकि उनका भाई भतीजा ईडी की जांच के अंदर, तो डर है, कलबलाहट है, तो वो करेंगी जो इस समय भाजपा चाहेगी। आप जनता के बीच में रहिए ना। ममता जी ने इतना ही बोला है कि आरएसएस में सब खराब नहीं है, और ये कांग्रेस पार्टी का आरोप लगाकर आप गुमराह नहीं कर सकते। इस देश का एक ताना बाना है, आप उसमें आरएसएस की मदद मत कीजिए, भाजपा की मदद मत कीजिए, सत्ता की मदद मत कीजिए। भ्रष्टाचार में आप डूबे हुए हो बोले तक, क्योंकि भ्रष्टाचार में आप डूबे हुए तो आप डूबोगे। राहुल गांधी नहीं डूबे हुए, वो आंखों में आंखें डाल के कहते हैं चौकीदारी चोर है। आज ये कांग्रेस पार्टी की इतनी दुर्गति हो गई, ये दुर्गति इतनी ज्यादा हो गई कि जो राज्य की पार्टियां छोटी छोटी वो भी आरोप लगा रही है, कह रही है ये तो चल ही नहीं सकती आगे। जितना बात है तो आरोप लगा देंगे, गाल बजाने में कुछ है थोड़ी ना, या तो कोई कुछ भी कह देगा। लेकिन आप देखिए तो ईडी से डरने वाले लोग आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। आप देखिए ममता जी तो आरएसएस की तारीफ कर रही है, अटल बिहारी जी की सरकार में भी मंत्री रही है, तारीफ के लायक है इसलिए तारीफ कर रही है। कांग्रेस में भी रही है, एनडीए में भी रही है, यूपीए में भी रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता इनका। ये तो जहां इन्हें मौका मिलेगा वहां पहुंचाएंगे। जी देखिए, इसीलिए देखिए आपको जिस तरह से वो रिमोट की बोल दे रहे हैं कि केवल गांधी परिवार जो बोलेगा वही होगा। भी आजकल नागपुर में है, मैं भूल गया था बताना, मेरे दिमाग से उतर गया। इस समय टीएमसी का रिमोट भी भागवत जी के हाथ में है।
वो जैसे चाहेंगे वो वैसा बोलेंगी, क्योंकि ईडी की जांच में उनके परिवार के लोग फंसे हुए हैं, तो इनको डर तो रहेगा। अब वो घूम रही है, कह रही मुझे प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन कोई समर्थन नहीं कर रहा है। किसी भी दल ने नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी का रिमोट किसके हाथ में, बताइए ना इकट्ठा हो रहे। अभिमन्यु जी, देखिए सबका पता है आपको, भारतीय जनता पार्टी का रिमोट किसके हाथ में है, टीएमसी का रिमोट किसके हाथ में है। कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का तो बता दीजिए। जनता के हाथ में है, जनता के कहाँ हाथ में है, कहाँ जनता के हाथ में? गुलाम नबी आजाद कहते हैं सोनिया गांधी के हाथ में है, नफरत को फिर कहते हैं राहुल गांधी के हाथ में है। लोगों को तोड़ती है, उस नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं। लोगों में विश्वास बढ़ाने का काम करते हैं, नफरत बढ़ाने का काम करते हैं। अमीरी गरीबी की देखिए कितनी इन्होंने रेखा खींचती लंबी, उस रेखा को कम करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देते थे देश को अमेरिका बना के रख दिया, गरीबी हटाओ बोल के। बता तो दिया आपने, क्या क्या हालत कर दी है। ठीक है पीयूष पंत जी, अब दिग्विजय सिंह के नाम पर दांव खेला जा रहा है, दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच मुकाबला होगा, क्या मानते हैं दिलचस्प होगा? या अगर दिग्विजय सिंह बन भी जाते हैं, शशि थरूर बन भी जाते हैं, तो गांधी परिवार की सुनेंगे क्या? उस हद तक सुनेंगे जितने अशोक गहलोत सुनते हैं? देखिए नेहा जी, इंटरेस्टिंग तो होगा अगर ये होता है, अगर विड्रॉल ऑफ नेम नहीं होता है, क्योंकि खबर ये भी है कि दिग्विजय सिंह और शशि थरूर की एक मीटिंग हो चुकी है और शायद उसमें ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कोई विड्रॉ कर ले, चाहे शशि थरूर और दिग्विजय सिंह जो है वो जो है सर्वसम्मति से बन जाए वो। और ये सबको पता है कि थरूर के कंपैरिजन में निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जो है कि वो 10 जनपद के बहुत करीब, ज्यादा करीब है। थरूर तो जो है कि वो एक तरह से कहिए कि मतलब उन्होंने ये भी असहमति भी दिखाई है G23 के सदस्य होने के नाते, और उन्होंने तमाम सवाल भी पूछे थे। जब इलेक्शन की तारीखें आई थी तो उन्होंने ये सवाल भी उठाए थे कि वो लिस्ट के बारे में सवाल उठाया था और भी बहुत से उठाए थे। तो मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन होना चाहिए ये, उस पर विड्रॉल नहीं होना चाहिए। तो तभी जो है कांग्रेस में कुछ जान आ सकती है, क्योंकि एक दूसरा खेमा, एक लॉयल खेमा। तो ये इलेक्शन होना चाहिए, हार जीत किसी की भी हो, लेकिन मुझे लगता है जीत उसी की होगी जो 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 ये जो 10 जनपद के करीब होगा, क्योंकि जो डेलीगेट्स वोटिंग करेंगे उनको ये इशारा काफी होगा कि यहाँ कौन करीब है, और कोई भी चाहेगा कि आगे चल के जो है कि वो आला कमान को नाराज किया जाए। तो बात वही आके रह जाएगी कि चाहे कोई भी जीतता है चुनाव, चलेगी जो है वो आला कमान की ही चलेगी। और ये देखिए सब पार्टियों में होता है, जो भाजपा में पहले नहीं था। भाजपा में जहाँ देखिए कि लगातार 1 साल 2 साल में अध्यक्ष बदल जाते थे, लेकिन अमित शाह आए तो 5 साल अध्यक्ष रहे। अब अमित शाह से लेके गडकरी जी आए तो गडकरी जी तो नाम के हैं, लेकिन चलती है अमित शाह की और मोदी जी की। आम आदमी पार्टी में चलती है केजरीवाल की, वहाँ के बेचारे पंजाब के मुख्यमंत्री को आके लेना पड़ता है। इससे पहले गडकरी जी थे, समाजवादी पार्टी में जो है अखिलेश की चलती है। तो ये तमाम देखिए ये जो व्यक्ति है उनकी कमजोरी है, ये राजनीतिक कमजोरी है। जो लोकतंत्र की बात तो करती हैं पार्टियां, लेकिन वाकई लोकतंत्र को प्रैक्टिस में नहीं लाती है। और हर कोई जो कांग्रेस की जो एक स्थिति है सर, इसकी वजह क्या है? क्या कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस की नैया डुबो दी? ये मुख्य वजह, जैसे कि अभी हाल ही का जो घटनाक्रम जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, अशोक गहलोत लड़ाई लड़ने से पहले ही हथियार डाल देते हैं। वो समझ चुके हैं कि देखिए नेशनल लेवल पे अगर हम कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, कांग्रेस को हम आगे ले जा भी पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे, खुद निर्णय ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष बनके रह जाएंगे या फिर अपना कुछ फैसला हम आगे सुना पाएंगे। इससे बेहतर है कि एक राज्य का मुखिया बना जाए और बन के रहा जाए, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ से भी हाथ चला जाएगा, वहां से भी चला जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। क्या ये स्थिति है कांग्रेस की? इसलिए एक डर, एक भय की स्थिति है, अध्यक्ष बन के कोई बहुत ज्यादा तीर नहीं चला सकता, ये सब जानते हैं। देखिए नेहा जी, निश्चित रूप से ये कमजोरी है, ये जो कांग्रेस के नेता हैं उनमें कमजोरी है, क्योंकि वो अपने के पार्टी को नहीं देख पा रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, अपनी एम्बिशंस को देख रहे हैं, हमारा क्या होगा ये सोच रहे हैं, पार्टी का क्या होगा ये उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के सदस्य हैं। पार्टी ने बहुत कुछ उन्हें दिया है, जो पहचान दी है पार्टी ने दी है, और जो पद दिया है पार्टी ने दिया है। और वो ये आज नहीं सोच पा रहे हैं कि आज चुनौती जो है कि गहलोत के सामने भी यही थी कि अगर वो पार्टी अध्यक्ष बनते तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी भाजपा को टक्कर देने की। ये उनकी चुनौती थी, किस तरह से कांग्रेस को खड़ा किया जाए, इसको कुछ स्वीकार करना चाहिए था। उन्होंने देखिए तीसरी बार मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उन्होंने बहुत राज कर लिया वहां पे,
और बड़े बड़े पद लिए कांग्रेस में, लेकिन उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आज जब कांग्रेस के सामने एक चुनौती है उसका वो सामना करते और कांग्रेस को आगे बढ़ाने में मदद करते। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की यही कमजोरी है कि वो आत्म केंद्रित ज्यादा है। संगठन का जो एक उनका एक संगठन के लिए एक कर्तव्य होता है, इसमें कहीं न कहीं वो पिछड़ रहे हैं। चलिए, मुद्दा तो शुरू हुआ था सर अध्यक्ष पद को लेकर, लेकिन अब ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम है जाके फिर राजस्थान में समा गया, और अब सवाल ये है कि राजस्थान के सीएम पद पर कौन काबिज रहेगा, सीएम अशोक गहलोत या फिर कोई और, या फिर सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा। लेकिन आला कमान के लिए वाकई चुनौती है, वाकई देखने वाली बात होगी कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाता है। इस पर सभी की निगाहें हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।